चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, सबसे पहली बात तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जानने के लिए आप लोग को पता क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास एक वेक्टर है, जो जो चीज बता रहे ध्यान सुनिएगा। यदि हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज कोई एक वेक्टर है हमारे पास, कलर चेंज कर देते ताकि लगे साइड में। मान लो ये वेक्टर ए है, इसके इसी लेंथ का एक और वेक्टर हम बना रहे बगल में बी। यदि दो वेक्टर इक्वल है, मतलब लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है मतलब उसका वैल्यू सेम है। वेक्टर का लेंथ इक्वल का मतलब उसका वैल्यू सेम हो गया। तो यदि दो वेक्टर का वैल्यू सेम है, मतलब लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर ए इक्वल टू होता माइनस वेक्टर बी। ये सारा चीज आप लोग वेक्टर में पढ़े, 11th में क्या पढ़े नहीं पढ़े नहीं पता, लेकिन जो ये बता रहे उस पर ध्यान दीजिएगा। इतना ही नहीं, चूंकि दोनों वेक्टर का लेंथ भी सेम है, अगर सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहता, लेंथ अलग अलग रहता, तब ये आता। लेकिन चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी, डायरेक्शन अपोजिट है, लेंथ सेम है, इसलिए आप मॉड लगा देंगे। मॉड ये दर्शा रहा है कि दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, माइनस साइन दिखा रहा है डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पर माइनस साइन दिखा रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये मॉड दिखा रहा है कि लेंथ सेम है, मतलब इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर है। अब नेक्स्ट बात, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज करो ये मेरे पास एक वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम लोग मान लो ए से दिखा रहे हैं। कभी भी कोई वेक्टर है तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड होता है। एक वेक्टर दिशा में काम कर रहा है, उस दिशा में एक यूनिट वेक्टर इसके साथ होता है, और ठीक है, इसी दिशा में एक यूनिट वेक्टर भी इसके बगल में होता है, और इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उस वेक्टर का और उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो के बराबर होता है। ये दो चीज का हम लगातार यूज करेंगे, इसलिए आप समझिएगा। यदि कोई वेक्टर है, उसके साथ एक यूनिट वेक्टर हमेशा एसोसिएटेड होता है, और यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर उसके रेशियो के बराबर होता है। या इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड। या अगर बुक्स वगैरह आप देखोगे तो इसको ऐसे लिखता है, देखो क्या करता है, पहले लिखता है मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड लिखता है, उसके बाद लिखता है यूनिट वेक्टर। जैसे जैसे मान लो फोर्स बराबर दिया हुआ है 20I। फोर्स हो गया एक वेक्टर, 20 हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आई हो गया इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। आप समझ सकते हैं आई जो होता है एक्स के अलोंग काम करता है। चलिए, दो पार्ट क्लियर। थर्ड पार्ट, हम लोग ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखो क्या कहता है कि यदि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है इस तरह से काम कर रहा है, एक वेक्टर बी है जो इस तरह से काम कर रहा है, दोनों सेम ऑर्डर का। सेम ऑर्डर करने का मतलब हुआ कि एक, आप लोग जानते हैं किसी वेक्टर का ये पीछे वाला पोर्शन टेल कहलाता है, ये फ्रंट पोर्शन हेड कहलाता है। इस वेक्टर बी का ये बैक पोर्शन टेल कहलाएगा, ये फ्रंट पोर्शन हेड कहलाएगा। तो ऐसे में हम कहेंगे सेम ऑर्डर का, जैसे हम लोग लाइन में लगते हैं, सबका मुंह आगे है, सबका पीठ पीछे है, प्रेयर के समय जो लगते हैं आप लोग, तो सेम ऑर्डर है। अब मान लो ऐसे लगा देंगे, नहीं पहले का मुंह आगे, दूसरे का फिर मुंह पीछे रहेगा, इस तरह का, तो वो विदाउट ऑर्डर हो जाएगा।
विथ ऑर्डर के साथ ज्वाइन किए हुए, और मान लो ये हम यहां से यहां इसको जोड़ देते हैं, तो ये जो थर्ड वेक्टर, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोला करते हैं। तो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, या इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये कुछ साइड का पॉइंट है, जो अगर आप इतने चीजों में अगर किसी को पूछना है तो दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं, यही चीज हमको मिलनी यूज होगा। ठीक है, उस समय ओ सॉरी प्लस होता है, सॉरी बीच में प्लस होता है, आर इक्वल टू ए प्लस बी। चलिए, अब हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहली बात कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ते क्यों, जब हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ है कि फोर्स बराबर फॉर्मूला जब दे रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऑलरेडी एक फॉर्मूला हमारे पास है, और इससे हमको पता चल जा रहा है भाई फोर्स क्या काम कर रहा है दो चीजों के बीच में। तब कूलम्ब्स लॉ पढ़ने का क्या मतलब। देखिए, कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से एक हिडन चीज निकल के बाहर आता है। क्या निकल के बाहर आता है समझिए। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, जो पहले तो लिख दे कि क्या इससे बेनिफिट क्या होने जा रहा है, पहले वो लिख दे, फिर हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो होता है, ये किस फैक्ट पर बेस्ड है वो लिख देते हैं, और उसी को एक्सप्लेन करना। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर एग्जाम में पूछे, आपसे पूछेगा, क्योंकि सिलेबस आपका कटेल है, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और ये पूछेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरह से आप लोग के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। और बाकी ये जो चीज है, इसमें किसी को अगर कुछ पूछना है तो बोलिए। चलो ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में वापस आते हैं। ये क्या कहता है, पहले समझिए जरा इसको। इट इज, जो बात बोल रहे पहले समझ लो, कूलम्ब्स लॉ, it explains the fact, it explains the fact that two positive charges two positive charges equal and sorry, two positive charges always exert, देखो यहाँ एक वर्ड आ रहा always, always exert, ई है ना, equal and opposite forces on each other. It explains the fact that two positive charges always exert equal and opposite forces on each other. ई है जी, ये है ना। That means, इसका कहने क्या मतलब, देखो अभी तक ये आपको पता नहीं चल रहा था देखिए एक डायग्राम बनाते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये दो बॉल है, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि इन दोनों बॉल के बीच में दो फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला निकाले हैं। एक्चुअली अगर ये दो बॉल है, दोनों चार्ज है, या दो चार्ज हमारे प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहा है। ये प्लस Q1 इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है, इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है। इस फोर्स का नाम हम देंगे F21, है ना। F21 को का बेसिकली मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन,
F12 force on 1 due to 2। ठीक है, तो एक और फोर्स हम दिखाने जा रहे हैं, देखो इधर की ओर एक फोर्स इधर की ओर भी काम करता है, जो इसका जस्ट अपोजिट जाएगा। F12 जो यहां से काम करेगा। इस फोर्स F12 कौन लगा रहा है? ये Q2 लगा रहा है। F21 कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ कहता है कि ये दोनों का दोनों क्या होता है? बराबर होता है। कूलम्स लॉ वेक्टर को क्या कहता है? इट एक्सप्लेन्स द फैक्ट, ये बताता है टू पॉजिटिव चार्जेस, अगर पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव रहेगा तो फिर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, दैट इज F21 इक्वल टू F12। ठीक है, एक और बात, चूंकि इक्वल है और अपोजिट होता है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? अभी जस्ट समझा, ये देखो इक्वल अपोजिट है मतलब इस तरह से लिखना है। ठीक है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है तो आपको इस तरह से लगाना है। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसा लिखेंगे F21, किसी को लिख सकते हैं F21 पहले लिखे चाहे F12 माइनस F12। हो गया, यही बात कहता है कूलम्स लॉ। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए सिंपल सा इसी डायग्राम को देखते हुए एक आध फॉर्मूला लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो हम इसका बेसिक डिफिनेशन दे दिए। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। एनीवे चलिए एक्सप्लेनेशन, अब इसका वापस आते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन पर जाने के लिए हमको क्या करना होगा? देखो हम फिर से डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करने जा रहे हैं, यही डायग्राम बना ले, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। डायग्राम को फिर से हम वही बना रहे हैं। देखिए, फिर से हमारे पास एक चार्ज यहाँ है, फिर से हमारे पास दूसरा चार्ज यहाँ है। ठीक है, ये हमारे पास Q1 चार्ज है, ये हमारे पास Q2 चार्ज है। फिर से हमारे पास दो फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स, अब दोनों फोर्स को एक ही कलर से दिखा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट शेप का। एक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, एक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक नया चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस ना होकर डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यहां पर ये कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो कि हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम को साइड में भले दिखा देंगे। मतलब ये पूरा ऑब्जर्वेशन बाहर से हो रहा है, यहाँ ओरिजिन कहीं बाहर है। एक्चुअली हो क्या रहा है आपको दिखाते हैं, साइड में मैं दिखा दे रहे हैं। एग्जामिनर आपसे ये डायग्राम नहीं पूछेगा, ये डायग्राम में दिखा देंगे तो एग्जामिनर समझ जाए बच्चा समझदार है। और समझदार बच्चों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं अच्छा नंबर देने के लिए। देखो यहाँ ये दो चार्ज हैं, यहाँ एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। देखने वाला आदमी यहाँ पर है ओरिजिन पर, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखने वाला आदमी देखो यहाँ पर, ये ओरिजिन पर है। इसको ये जो चार्ज है जो Q1 है, इसको यहां से पोजीशन वेक्टर मिलेगा। इस चार्ज का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा जिसका नाम होगा R1। ये जो चार्ज है इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, इसका नाम होगा R2। ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर में किसी पार्टिकुलर, जैसे ये पॉइंट हम मान के चले हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ता है। तो ये R1 हो गया पहला पोजीशन वेक्टर Q1 के लिए, R2 हो गया दूसरा पोजीशन वेक्टर Q2 के लिए। ये हमारा दूसरा चार्ज है Q2, है ना। यहाँ पर हमारा दूसरा चार्ज है, ये है Q2। ये सारा इधर इधर आ रहा है, इधर डायग्राम की साइड। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ने वाला, Q1 से Q2 को जोड़ने वाला सेंटर टू सेंटर ये जो लाइन है, इसका भी कलर हम देते हैं चेंज कर। ये जो लाइन है यहाँ से, ये जो लाइन है यहाँ से,
है ना। ये एक्चुअली बहुत स्पेशल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये जो लाइन है ये पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन आप Q1 से Q2 भी ले सकते हैं और Q2 से Q1 भी ले सकते हैं। अगर मान लो हम Q1 से Q2 लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है हमारा। कलर सेम हो गया, इसका नाम देते हैं R12। आप Q2 से Q1 भी ले सकते हैं, जैसा जरूरत वैसा हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो R12 क्या होगा जी? कोई बता सकता है R12 का वैल्यू क्या होगा? आप लोग बताइए। ट्रायंगल लो लगाइए। ट्रायंगल लो क्या करता है कि दो वेक्टर, देखिए यहाँ पर ए और बी का जोड़ आर के बराबर है, दो कंटिन्यूअस वेक्टर। यहाँ दो कंटिन्यूअस वेक्टर कौन कौन सा? R1 और R12। तो इन दोनों का जोड़ R2 के बराबर होगा, इन दोनों का जोड़ R2 के बराबर होगा। तो R12 बराबर क्या होगा? R2 माइनस R1। यस सर। समय चूंकि ये दोनों कंटिन्यूअस वेक्टर है, तो R1 प्लस R12, देखो ये वेक्टर का यहाँ हेड खत्म, फिर इसका टेल शुरू, ये दोनों सेम ऑर्डर का, जैसे यहाँ पर ए और बी सेम ऑर्डर था, तो आर दोनों का दो जोड़ के बराबर हुआ। तो ऐसे में अगर मान लो हमको ए कोई पूछता, तो क्या लिखते हैं हम लोग? ए को क्या लिखते हैं? आर माइनस बी लिखते हैं, घटाकर भी तो लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर घटा के लिख दिए, इस वेक्टर को निकाल दिए दोनों घटा के। तो वैसे ही बता सकते हैं R21 क्या होगा? बताइए, अगर इसको आर हम पलट क्या होता? इन होता, आर आर टू टू। में से वन घटा, वन में से टू घटता। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है यहां से यहां, इसको आप R12 भी ले सकते हैं, R21 भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए फिलहाल के लिए हम इसको R12 ले लेते हैं, R12 ले लेते हैं। ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो Q1 से Q2 पे है। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार यहां जो कोई भी F21 लो चाहे F12, F21 लो, चलो फिलहाल एक काम करते हैं, F21 क्या होगा? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट अनुसार ये फोर्स है, वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर आर स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? R12 है ना, तो ये चूंकि R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होगा। बोलो कैसे? क्योंकि यहां से यहां बीच को हम सिंपल R से नहीं R12 से दिखा रहे हैं, R12 वेक्टर से, तो इसका जो वैल्यू होगा वही Q1 से Q2 का दूरी होगा, इसलिए इसके मॉड का स्क्वायर कर दिया। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ। क्यों? अभी भी कहानी खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो ये चीज हम नहीं जानते थे पहले, क्या होता था लास्ट वाला कट कर जाता था, ये भी फंक्शन है इसमें, आप एक्सटेंड कर सकते हैं पेज को। हाँ, तो ये चीज हम नहीं जानते थे, इसलिए आज देखा और अच्छा हो रहा है। आप लोग जितना रेगुलर रहिएगा उतना पढ़ाने में मजा आएगा। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म नहीं है इतना, ये सिर्फ ये भी तो मैग्नीट्यूड आप लिखे हैं, इसको वेक्टर फॉर्म बदलने के लिए क्या करना होगा? इसको वेक्टर बनाना होगा। इसको वेक्टर बनाना बहुत आसान है, बस यहाँ एरो दे दीजिए, वेक्टर बन गया। ये तो वेक्टर बन गया, ये पार्ट अभी भी वेक्टर नहीं बना। जैसे यहाँ देखो, एफ तो वेक्टर बन गया, लेकिन 20 सिर्फ लिख दोगे तो वेक्टर नहीं बनेगा, यहाँ एक यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा। तो जैसा आपको हम बताए थे कि हर एक वेक्टर के साथ ऑटोमेटिक यूनिट वेक्टर होता है, जैसे ए के साथ यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप। बी के साथ यूनिट वेक्टर क्या होता है? बी कैप।
तो R12 के साथ यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को? R2 माइनस R1 प्लस। नहीं 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 नहीं, हम यूनिट वेक्टर पूछे सर, ए का यूनिट वेक्टर ए कैप हो गया, बी का यूनिट वेक्टर बी कैप होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, Q1 R12 में का से वेक्टर, बोलो R12 गैप। यही ना होगा। अरे जैसे कि ए का यूनिट वेक्टर ए कैप हुआ, तो यहाँ पर वेक्टर क्या R12 है ना, तो R12 का वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 कैप। अरे इधर में तो यही वेक्टर काम कर रहा ना। अब तुम बोलो सर कि F21 का कैप क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहां पर हमको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कैप देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर की ओर जो वेक्टर काम कर रहा है वो हम, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है, यहां से डायरेक्ट यहाँ नहीं ना कूदेंगे। अगर मान लो हम R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इस चार्ट से ना, इसलिए यहां से जो वेक्टर चालू है उसको लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, तो यहां से चालू वेक्टर यही है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। आप इसका यूनिट वेक्टर लीजिएगा तो नहीं, क्योंकि यहां चालू हो रहा है, इसलिए उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया पहला फॉर्म, इसको कर दो ए, इसको और क्या लिख सकते हैं, मुझे देखो तो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 रहने दो, मॉड ऑफ Q2 रहने दो, बाय, अब देखो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ R12 का होल स्क्वायर को भी रहने दो, लेकिन अभी देखो हम क्या करने जा रहे हैं कि ये R12 को किसी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड, क्या लिख सकते हैं इसको, R12 का वेक्टर बाय इसी का मैग्नीट्यूड, आराम से ऐसा लिख सकते हैं। जी सर। किसी वेक्टर को तोड़े थे ना यहाँ हम, जैसे इसको तोड़ सकते हैं। तो इससे देखो क्या हुआ, इससे अब हुआ क्या कि ये F1 सॉरी F21 बराबर क्या हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई ये हो गया R12 का क्यूब, क्योंकि दो और पावर एक 3 हो जाएगा R12, ये भी तो एक फॉर्म हो गया वेक्टर का, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, बस सोचने का तरीका अलग है, इसमें यूनिट वेक्टर के टर्म में था, इसमें हम क्या किए, यूनिट वेक्टर को तोड़ के लिख दिए। कोई दिक्कत यहां तक, सर बोलिए। सर R12 की जगह R2 माइनस R1 वेक्टर पुट कर सकते हैं ना। हाँ वही सी हो जाएगा ना, जैसे कि अब देखो अगला अगला स्टेप वही करेंगे, तीन ही तो निकलेगा, तीन फॉर्म वैसे ही निकलेगा इसका, जैसे R12 हो गया एक यूनिट वेक्टर फॉर्म, एक हो गया वेक्टर, और एक डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्म ये वाला। देखो अगला में क्या करने जा रहे हैं हम कि R12 के जगह 2 - 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 - 1, यहाँ पर 2 - 1, और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और पेज को हम घसकाते हैं, है ना, थोड़ा सा और पेज को घसकाते हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में, पीडीएफ आप लोग बढ़िया बना के भेजेंगे, दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसको हम घसका के लिख देते हैं F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, R12 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और फिर ये R12 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, काम खत्म, ओ सॉरी R2 माइनस R1। R2, R2 माइनस R1, सी आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, जब ये निकल गया, जैसे कि ये निकल गया किसके लिए, R12 के लिए निकल गया ना, यस सर। जैसे निकल गया 21 के लिए निकल गया,
सिमिलरली किसके लिए निकलेगा सारा? 1 2 के लिए निकलेगा। जैसे ये सारा का सारा क्या इस फोर्स के लिए निकला, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? इसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो क्या था? 1 2 था। जब इस फोर्स की बात करेंगे तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप यहां से देखिएगा, इसको ये फोर्स को देखने के लिए आपको Q2 पर आना पड़ेगा, और आज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो 1 2 था पहले इधर की ओर, अभी पलट के इधर हो जाएगा। देखो ये वाला भी यूज होगा। तो सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि F12 क्या होगा, तो क्या चेंज आएगा? ये सब कुछ सेम रहेगा? नहीं, ये पार्ट तो सेम रहेगा, चेंज किसमें होगा? यहां पर। ठीक है, ये सब पार्ट सेम रहेगा, अंतर किसमें पड़ेगा? यहां पर पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो F12 क्या हो जाएगा? बस अपोजिट जाएगा। और तो आप लोग फिर से ज्वाइन करिए जरा, है ना, थोड़ा सा और रह गया है। सर इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे ना? हाँ, इसी लिंक से ज्वाइन कर लो ना। ठीक है, ज्वाइन। सिमिलरली, ये तो सिमिलरली का साइन है, LLY हम लिखते हैं। सिमिलरली का साइन लिख दिया। आप इसी को देखते हुए F12 भी लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। जो जो वैल्यू है लिखते जाओ, 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई, ये क्या हो गया, R12 के मॉड का स्क्वायर, सॉरी R12 में 2 हट, R12 बदल जाएगा, R12 की जगह R21 हो जाएगा। नहीं, R21 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, R21 का मॉड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इसको बोल देते हैं हम D। अब इसके इक्विवेलेंट, ये A के इक्विवेलेंट आ गया, वैसे इसके इक्विवेलेंट एक आएगा। आप लोग भी ऐसे ही सिमिलरली करके लिख दीजिएगा। यहाँ 1 2 हो जाएगा, और क्या होगा, 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई R21 के मॉड का Q और R12, ये हो जाएगा E। और लास्ट ये भी आ जाएगा F21 की जगह 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 R, ये R1 हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, R1 माइनस R2 के मोड का होल Q, और यहाँ सिंपली हो जाएगा R1 माइनस, सब उल्टा हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, बस ये हो गया F। तो ये जितना है ABCDEF, है ना, लिखेंगे हेयर ABCDE and F are different form of Coulomb's law. Coulomb's law in vector form. In vector form. बस ये आपका Coulomb's law का डिफरेंट फॉर्म हो गया। इस चीज को कैसे काम करता है देखिए, जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट Q1 पर है, मतलब आप जिस Q2 पर लगने वाले फोर्स को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब Q2 पर लगने वाले फोर्स को देख रहे हैं, तो जिस पर फोर्स लग रहा है अगर उसको देखना है तो आपको दूसरे पॉइंट से देखना होगा।
तो मान लीजिए आप Q1 पॉइंट आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तभी आप Q2 पर लग रहे फोर्स को निकाल पाइएगा। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, जिस पर फोर्स लग रहा है उसका नाम पहले देते हैं, उसका बाद 1 देते हैं। बात समझिएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल टू वही 1/4 Q1 Q2 बाय, अब यहां देख लो, अगर यहाँ 2 1 है तो 1 2 और 1 2 करते हैं। ये रिदम याद रखना, क्योंकि इसी बेसिस पर आगे हम वहां पर लिखेंगे। 2 1 कैसे नाम देंगे, जिस पर फोर्स लग रहा है उसका नाम पहले देंगे, और जिसके चलते लग रहा उसका सेकंड में। हमको बोला जाएगा कि आप Q1 Q2 पर लग रहा फोर्स निकालिए या Q1 पर लग रहा फोर्स निकालिए, अकॉर्डिंगली हम नेमिंग करेंगे। इससे एक्सप्लेनेशन आसान पड़ेगा। और एग्जाम में अगर आपसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पूछता है तो उसका मेन टारगेट यही होगा कि आप इस तरह से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, अदरवाइज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ही काफी है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बेसिकली 2 चीज आपको जानना है, इसका स्टेटमेंट और इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट लिखना चाहें तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, है ना। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट in a system of charges, in a system of charges, total force on a given charge is equal to vector sum of forces due to individual charges। देखो इसका कहने क्या मतलब है, ऐसे समझो, इसका साइड जरा समझाते हैं। 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देखो, पहली बात, रियल लाइफ में क्या होता है हमारे साथ कि मान लो एक दोस्त, ये है, ये दोनों बहुत गहरा दोस्ती था, मान लो। चलो तुम ही लोग एग्जांपल देते हो। मान लो ये सोमोदीप और ओहो, मान लो ये सोमोदीप और पहाड़ी, बहुत गहरा दोस्ती दोनों के बीच में। अचानक रितेश का एंट्री हुआ और रितेश सोमोदीप पर और ज्यादा खर्चा करने लगा, इसको बहुत सारा गुपचुप छोला भटूरा सब खिलाने लगा। तब क्या होगा, ये रितेश से इसका दोस्ती कम हो जाएगा, मतलब इस पर इसका असर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां लगा दो तो क्या होता है कि इसका दोस्ती इसके साथ बराबर रहता है, तो अब इसके पास एक नहीं 2 दोस्त हो जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, जनरली क्या होता है, एक दोस्त मजबूत पड़ता है, दूसरा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है ना। अगर दोनों हो जाए तो उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। एक और एग्जांपल बताते हैं, ये ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों का। मान लो एक रूम में एक तबला बज रहा है, और क्या तुम लोगों को कोई तबला बजाता है, ये तबला हारमोनियम का शौकीन कोई है? चलो कोई नहीं। और मान लो बगल में अभी तबला बज रहा था, अभी यहाँ बगल में कोई बांसुरी बजाने लगा, तो क्या होगा, अब रूम का साउंड क्या होगा, उसमें सिर्फ तबला का आवाज रहेगा कि सिर्फ बांसुरी का? किसका आवाज रहेगा, तबला का कि बांसुरी का? बोलिए। तबला। दोनों का आवाज रहेगा ना।
क्योंकि सुपरपोजिशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बांसुरी बजने लगा तो तबला हावी पड़ा तो इसको तबला में बदल दिया, बोला नहीं तुम तबला बन जाओ, चाहे बांसुरी बजा तो तबला बोला चल तेरा बहुत हो गया अब तुम बांसुरी बन जाओ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होता सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हर किसी का अपना आइडेंटिटी है, और जो भी रिजल्ट आएगा साउंड का, यहाँ जो साउंड आएगा एस जो आएगा वो तबला और बांसुरी के जोड़ के बराबर आएगा। अगर मान लो यहाँ पर आके कोई गिटार बजाने लगे तो तबला को कोई, साउंड को कोई मतलब नहीं है कि ये गिटार आ गया तो भाई इसका वैल्यू कम कर देना, नहीं इसको भी जोड़ लगा तुम भी आ जाओ। तो साउंड जो होता है वो सुपरपोजिशन होता है, सभी क्या होता है साउंड्स का, इंटेंसिटीज का बढ़ता जाएगा, आइडेंटिटी सबका बरकरार होता है। ठीक ऐसा ही यहां होता है। अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्ज है, ये दो चार्ज है, आपसे बोला कि बताओ ये भैया ये मेन चार्ज है क्यू नॉट इसका नाम देते हैं, इस पर इसके चलते फोर्स बताओ, तुम बोलोगे F1 फोर्स इसका लग रहा है। मान लो यहाँ दूसरा चार्ज आ गया, यहाँ फिर एक और चार्ज आ गया, अब बोलेगा अब इस पर फोर्स बताओ, तो देखो ये जितना फोर्स लगा रहा था वो तो रहेगा, ये दोनों और जुट जाएगा। जैसे यार तबला तो बज ही रहा था, अब क्या हो गया बांसुरी और, है ना। सुपरपोजिशन इन लाइट भी होता है, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड्स भी होता है ना। सुपरपोजिशन इन लाइट में आप लोग पढ़िएगा इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस जो होता है लाइट का वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप लोग को पढ़ाएंगे हम। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सिंपल इफेक्ट आप लोग देखते होंगे, एग्जांपल बताते हैं। पानी में अगर थोड़ा सा आप लोग तेल डाल दीजिएगा तो कलरफुल दिखता है ना, तो एक्चुअली लाइट का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का चलते हैं। चाहे मोर का पंख जो चमकता है ना वो लाइट का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वहां लाइट सुपरपोज करता है, जैसे यहाँ पर चार्ज का सुपरपोजिशन हो रहा है, चार्ज के फोर्स का सुपरपोजिशन हो रहा है एक तरह से, है ना। तो वैसे यहाँ यहाँ साउंड का सुपरपोजिशन होता है, तो इस पर लग रहा फोर्स, इसका फोर्स जो इधर की ओर भागेगा, इसका फोर्स जो इधर की ओर भागेगा, इसका फोर्स जो इधर की ओर भागेगा, इन सब के वेक्टर जोड़ के बराबर, सिंपल जोड़ नहीं वेक्टर फॉर्म। मान लो ये 20 न्यूटन लगा रहा है, ये 20 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 20 न्यूटन, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 60 नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन किधर की ओर है। दिस इज सिंपली द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट स्टेट दैट इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये बहुत सारा चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज में तो बहुत सारा चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस कॉमा फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। अब इसमें से कोई एक चार्ज हम चूज कर लिए, मान लो क्यू नॉट इज इक्वल टू, इस पर जो फोर्स लगा क्या, इक्वल टू वेक्टर सम ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू सभी के लग रहे फोर्स के जोड़ के बराबर होगा। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि स्टेटमेंट तो दे दिया, आपसे पूछ बस जानेगा इसका एक्सप्लेनेशन जानेगा आपसे, आप जानना चाहेगा इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहेगा वो। एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना है आपको, ये आपको एक्स और वाई एक्सिस एक बनाना होगा, इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस, इधर हो गया आपका वाई एक्सिस, इसके अंदर दो चार ठो पांच ठो चार्ज ड्रॉप करा दो, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, सबका पोजीशन वेक्टर दे दो। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2 है, ये हो गया Q1 चार्ज, ये हो गया Q2 चार्ज। वैसे एक और चार्ज थोड़ा दूर में मान लो ना, यहाँ बीचों बीच यहाँ एक चार्ज मान लो, इसका वेक्टर का नाम दे दो R3, ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, इसका नाम दे दो Q3। और भी चार्ज है, Qn नाम दे दो, मान लो nth चार्ज है, पूरा फैला हुआ 1 2 3 4 करके पूरा चार्ज फैला हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, एक अलग चार्ज लेना है जिसका नाम Q नॉट करना है, इसी का, और इस पर लग रहा है फोर्स आपको निकालना है, किसके चलते, Q1 के चलते। ये देखो स्ट्रेट लाइन बनाना था होगा, ये सब बाद में आपको कंफ्यूज मत कर देना कि सर स्ट्रेट लाइन नहीं बना, दिक्कत है तो बोलो यहां से हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये इसका स्ट्रेट लाइन है, इसको मिटा ही देते हैं, बाद में कंफ्यूजन मत शुरू हो जाए। रुको,
सॉरी, इसको फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं ताकि आप लोग, बहुत लोगों का शिकायत रहता है बहुत बढ़िया नहीं बनाते हैं इसे, आप लोग के लिए बढ़िया डायग्राम बना देते हैं, तुरंत बन जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चार्ज Q0 है इस पर लग रहा फोर्स निकालना है। सभी चार्ज का वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, इसका अपना पोजीशन वेक्टर है, ये भी एक पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। यहाँ वाला चार्ज Q1 है मान लो, यहाँ वाला चार्ज Q2 है मान लो, यहाँ वाला चार्ज Q1 है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, और जिस पर निकालना वो Q0 है। सबका पोजीशन वेक्टर अपना अपना है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R0 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2 है, वेक्टर दिखा दो, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो Rn है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बस अब आपको निकालना Q0 पर लग रहा फोर्स किसके चलते, Q1 के चलते, Q2 के चलते, Q3 के चलते, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन, यहां पे लिख देते हैं, लेट Q0 चार्ज on which force due to Q1 comma Q2 comma dot Qn is to be calculated। इस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, देयरफॉर F01 का मतलब क्या होगा, वापस चलते एक बार समझा दे, आपको बताए थे, क्या बताए थे कि F21 मतलब 2 पर लग रहा फोर्स 1 के चलते, 1 2 1 2, वापस आते हैं, आपको चाहिए F01, F01 का मतलब क्या हो गया, 1/4 पाइप साइलेंट तो रहेगा ही अपनी जगह पर, 1/4 पाइप साइलेंट रहेगा, मॉड ऑफ Q0 जीरो है तो चलो कुछ भी ले लो, Q1 और Q0 है, यहाँ किसी को पहले ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 1 है तो यहाँ क्या लेना होगा, R10 के मॉड और होल स्क्वायर, यूनिट फॉर्म लेते हैं सबसे आसान पड़ेगा, यही वाला फॉर्म को लेके बनाते हैं। सिमिलरली F02 निकाल दो जो कि हो जाएगा 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, बोलिए क्या होगा, आप ही लोग बोलिए जल्दी जल्दी, Q2 होगा, Q0 होगा, नीचे क्या होगा, R20 के मॉड का स्क्वायर, R20 होगा, है ना, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, क्या आ जाएगा, F0n निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 1/4 पाइप साइलेंट नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q0 बाय Rn0, ठीक है। बाय Rn0 के मॉड का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा M0। ठीक है। अब यहीं पर देखो एक बात लिखोगे, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखो चाहे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखो, एक ही बात है, देयरफॉर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स ऑन किस पर, Q0 क्या हो जाएगा, F सबका वेक्टर जोड़ मतलब F01 प्लस F02 प्लस डॉट डॉट डॉट
F01। एग्जामिनर आपसे यही देखना चाहेगा कि आप ये चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का प्रूफ नहीं होता, इसका एक्सप्लेनेशन होता है। ये प्रूफ नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो फिर प्रूफ नहीं बता रहे, एक्सप्लेनेशन। अब इसी का एक फॉर्म क्या लिख देंगे, देखो सबको जब जोड़ोगे तो सबसे बाहर क्या क्या आएगा, देख लो। 1/4 पाइप साइन तो सब में कॉमन है, बाहर आएगा। अच्छा, इसके अलावा सब में क्यू नॉट कॉमन है, वो भी बाहर आएगा। ठीक है, क्यू नॉट भी सबसे बाहर आएगा, बाहर निकाल दो। बचेगा क्या क्या ब्रैकेट के अंदर, देख लो। पहला में क्या क्या बचेगा, Q1 बचेगा, देखो Q1 का मॉड बचेगा बाई। ठीक है। अच्छा देखो, एक और मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। ये तो लगातार मिस्टेक हो गया, ये मॉड हटाना था। ठीक है, हम मेन नोड से मॉड हटा देंगे, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म में हम लोग आते हैं, ठीक है, देखो एक मिस्टेक होता है यार, अभी हम केयर कर रहे हैं। जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में आते हैं तो मॉड नहीं यूज करते हैं। तो जितने लोग हैं जरा केयर करोगे, ये मॉड हम हटा देंगे नोट्स से, अभी तुम ये एडिट कर देंगे। मॉड यूज हम लोग नहीं करते, याद रखना, क्योंकि मॉड का मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ प्लस माइनस साइन मायने रखता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मॉड नहीं यूज करिएगा। तो मिस्टेक हो गया, हम चेंज कर देंगे। तो अब भी ध्यान आ रहा है, तो ये मॉड हटेगा जी, थोड़ा सा हमको मेहनत पड़ जाएगा, एडिट करके डालना पड़ेगा। कोई नहीं, कर लेंगे उतना। वो मिस्टेक मॉडिफाई देना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, ये नीचे मॉड रहेगा, चार्ज का मॉड ले लेते हैं ना। R10 के ये मॉड रहेगा, चूंकि वैल्यू नहीं है। हाँ, ये स्क्वायर दिखा रहा, ये R10 का यूनिट वेक्टर रहेगा ही। नेक्स्ट क्या आएगा, Q2 आएगा, मॉड ऑफ R20 का स्क्वायर रहेगा ही, प्लस ये डॉट डॉट क्या हो जाएगा, Qn हो जाएगा, Rn0 के मॉड का स्क्वायर ये रहेगा ही। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया, आप कुछ करना ही नहीं है, इसका जनरलाइज फॉर्म लिख देना है। देखो अब होगा क्या, जनरलाइज फॉर्म देखो हम क्या लिख रहे हैं, अब आप लोग समझना कैसे लिख दिया हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, नहीं Q0 भी रहने दो, Q0 भी रहने दो। समेशन I इक्वल टू 1 to n Qi बाई Ri 0 के मॉड का स्क्वायर इंटू Ri 0 का यूनिट वेक्टर। ये निकल गया F का जनरलाइज फॉर्म, यही लाके आप खत्म कर देंगे कहानी के लिए। कैसे लिखे हम समझा दें, देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। नोट्स आप लोग को हम एडिट करके ही भेजेंगे, ठीक कर देंगे नोट्स। ठीक है, देखिए अब एक काम करिए, यहाँ पर आप पुट करिए, जैसे कि ये लाइन कहाँ से आएगी, ये लाइन नहीं होगा, ये कोई लाइन नहीं है। देखो आर के आई के जगह 1 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 1 0 ऊपर Q1 1 0, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। आई की जगह 2 पुट करेगा तो ये वाला पार्ट मिलेगा। ओह, यहाँ फिर एक गड़बड़ हो गई, R20 भी यहाँ होगा, यहाँ पर Rn0 भी होगा। जब 2 पुट करेगा तो ये पार्ट मिलेगा, 3 पुट करेगा तो ये पार्ट मिलेगा। और समेशन क्या कर रहा है कि सब, एक तो पहले सारा पार्ट को लिखिए, ये पार्ट और समेशन कर रहा, सबको जोड़ दीजिए, ये समेशन का साइन है। बाकी ये पार्ट सब में कॉमन है तो बाहर निकाल दीजिए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। लिख देंगे दिस एक्सप्लेन्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।